गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अरुण देवेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी ऑफ स्टडी पर। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ लिया था। अब उसके आगे ही हम चलेंगे फ्रांस में राष्ट्र भावना की रचना। अब फ्रांस में राष्ट्रवाद जो है वो लोगों के दिल में कैसे आएगा। क्रांतिकारी उसके लिए कुछ अलग अलग काम करेंगे, लोगों को एक साझा पहचान देने का प्रयास करेंगे। क्रांतिकारियों ने फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना की रचना के लिए क्या क्या काम किए, आइए उन पर एक बार नजर डालते हैं। देखिए, फ्रांस को लोगों ने पितृभूमि का दर्जा दिया गया। एक मिनट जरा मैं फ्रांस में लोगों ने फ्रांस को पितृभूमि कहा। जैसे हम लोग भारत में भारत को भारत माता कहते हैं या मातृभूमि कहते हैं, ऐसे ही फ्रांस को वहां के लोगों ने पितृभूमि का दर्जा दिया और उसको कहा ला पैट्री। क्या कहा? ला पैट्री। और वहां पर रह रहे नागरिकों को उन्होंने ले सिटोयन कहा। दूसरा काम ही उन्होंने किया, वहां पर राष्ट्रीय गीत बनाया गया। फ्रांस का अपना एक राष्ट्रीय गीत बनाया गया, जैसे हमारा नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, ठीक। उसको सुन के हमें एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग आती है। ऐसे ही वहां के क्रांतिकारियों ने एक राष्ट्र गीत बनाया कि लोगों को देश से जुड़ाव होने लगे, लोगों को देश से प्रेम होने लगे। तीसरा ही काम उन्होंने किया, फ्रांसीसी झंडा बनाया। दोस्तों, जैसे हमारा तिरंगा है तो उसको देख कर हमें एक गर्व फील होता है, उसको देख करके हमें फील आता है कि भैया हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, ठीक है। ये हमारे देश का झंडा है, आंखें एकदम से सुकून फील करती हैं, ठीक। तीसरी बात, उन्होंने अगला कार्य किया कि फ्रेंच भाषा को बढ़ावा दिया, ठीक है। बस ये हमारे देश में थोड़ी सी कमी है कि हम लोग अपनी मातृभाषा को बढ़ावा नहीं देते हैं, ठीक है। वहां पर फ्रेंच भाषा को बढ़ावा दिया गया, तो वहां की छोटी छोटी चीजों को उठा करके लोगों ने उन वहां पर रह रहे फ्रांस के नागरिकों के सामने रखा, ताकि उनमें नेशनलिज्म जग जाए, उनमें राष्ट्रवाद की भावना जग जाए, ठीक। अच्छा, फिर एक और काम किया गया कि केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। कहने का मतलब, जिस प्रकार हमारे देश में केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि कार्यपालिका अपना कार्य करेगी, विधायिका अपना कार्य करेगी और न्यायपालिका अपना कार्य करेगी, ऐसे ही वहां पर एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसके अंतर्गत देश के प्रशासनिक कार्यों को बांट दिया जाएगा, देश की प्रशासनिक शक्तियों को बांट दिया जाएगा, ठीक है। अगला ही काम उन्होंने किया कि स्टेट जनरल को सक्रिय लोगों के द्वारा चुना जाएगा। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 9th क्लास में फ्रांसीसी क्रांति आपने पढ़ी होगी, जिसमें 3 स्टेट में बटा हुआ है फ्रांस का समाज। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में आपके पॉप यानी पादरी वर्ग आते थे, द्वितीय स्टेट में आपके राज परिवार के लोग आते थे और तृतीय स्टेट में जो गरीब वर्ग है, किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, भूमिहीन किसान हैं, छोटे किसान हैं, वो आया करते थे, ठीक। तो अब उनके लिए स्टेट बनाई गई थी। उन स्टेटों में कुछ सदस्य थे। प्रथम स्टेट में 300 सदस्य थे, द्वितीय स्टेट में 300 सदस्य थे और तृतीय स्टेट में 600 सदस्य थे। तो उन सदस्यों को चुना जाएगा तो सक्रिय लोगों के द्वारा चुना जाएगा। सक्रिय लोग कौन? जो टैक्स देते हैं। सक्रिय लोग कौन? जो पढ़े लिखे हैं। सक्रिय लोग कौन? जो 25 वर्ष की उम्र से अधिक हैं या 25 वर्ष के हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग ही स्टेट जनरल का चुनाव करेंगे। कहने का मतलब कि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं, जो फ्रांस की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएगा, यानी कि स्टेट जनरल ही तो उसमें डिसाइड करते थे भैया टैक्स बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, किस चीज पे कितना टैक्स लगेगा, ये सब स्टेट जनरल के वोटों के थ्रू ही तो डिसाइड होता था, ठीक है। तो उनको भी कौन चुनेंगे? सक्रिय लोग चुनेंगे। जब पढ़े लिखे लोग अच्छे लोगों को चुनेंगे तो व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी ऑटोमेटिक, है ना। अच्छा, अगली बात, भार मापने की एक मानक पद्धति बनाई गई। कहने का मतलब कि एक वैल्यू फिक्स की गई कि 1 किलोग्राम में इतने ग्राम होंगे, 1 लीटर में इतने मिलीलीटर होंगे, यानी कि अलग अलग जगहों पर वेट की और लीटर की
या इवन हो सकता है कहा जाए कि और जितने भी मान लो दूरी मापने की कोई उनके पास जो एक मेजरमेंट वैल्यू हो, तो हर जगह अलग अलग थी, तो उसको फिक्स किया गया कि भैया इतने में इतना है और यही पूरे फ्रांस में लागू होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो क्रांतिकारियों ने फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना के लिए ये सारे कदम उठाए, ये सारे बदलाव किए। इतने को नोट करो, उसके बाद अगला ही पॉइंट हम लिखाते हैं। लिख लिया, चलिए। अब होगा ही क्या कि फ्रांसीसी क्रांति हो गई, ठीक है। तो वहां पर हुआ क्या था कि इस सत्ता का स्थानांतरण हुआ था, सत्ता राजतंत्र से प्रजातंत्र में आ गई, ठीक है। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना की रचना हुई, ठीक। अब इस यहीं पर ही एक व्यक्ति का उदय होगा जिसका नाम है नेपोलियन। फ्रांसीसी क्रांति में एक सैनिक था, ठीक है, जिसने बहुत ही शीघ्रता से या बहुत ही तेजी से अपने पद को, अपनी शक्ति को बढ़ाया और 1799 में इसने राजनीतिक शक्ति प्राप्त की और 1804 में दोस्तों इसने अपने आप को राजा या फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, ठीक है। ये 1804 से 1815 तक रहा। अच्छा, 1804 में ही इसने सिविल कोड या नेपोलियन कोड या एक और नाम से नेपोलियन संहिता लागू की, यानी कि इसने एडमिनिस्ट्रेशन को यानी प्रशासन को चलाने के लिए अपने कुछ नियम बनाए, जिनको फ्रांस में अप्लाई किया। उन्हीं नियमों को हम नेपोलियन कोड या सिविल कोड या नेपोलियन संहिता कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। यानी नेपोलियन कोड क्या है कि नेपोलियन के द्वारा जो नियम बनाए गए उन नियमों को फ्रांस में लागू किया गया, वही नियम क्या कहलाते हैं, नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता कहलाते हैं। जिसमें पहला ही नियम क्या था कि जन्म के आधार पर विशेष अधिकार को समाप्त किया गया। लोगों को ऐसे नियम जैसे ही सुनने को मिले तो लोगों ने इसका बहिष्कार नहीं किया, जबकि आप देख रहे हैं कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है तो बोरबोन राजवंश फ्रांस में उस समय लुई 16वां बोरबोन राजवंश का शासक राज कर रहा है और राजवंश को उन्होंने उखाड़ फेंका है। यानी कि सत्ता राजतंत्र से प्रजातंत्र में स्थानांतरण हुई थी, लेकिन ये अपने आप को राजा घोषित कर देता है। तो जब ये अपने नियम लागू करता है तो लोगों को लगा भैया ये तो हीरो है, ये तो हमारा नायक है, सच्चे अर्थों में ये हमारा नायक है, ठीक है। तो इसने क्या किया, जन्म के आधार पर विशेष अधिकार समाप्त कर दिए। कहने का मतलब कि प्रथम स्टेट का हो या द्वितीय स्टेट का हो या फिर वो तृतीय स्टेट का हो, जो अधिकार प्रथम स्टेट को मिलेंगे वही द्वितीय को मिलेंगे, वही तृतीय को मिलेंगे। कहने का कि तृतीय स्टेट यदि टैक्स पे कर रहा है तो द्वितीय और प्रथम को भी टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, इसने नागरिकों को समान हैसियत प्रदान की, यानी भैया सब समान है, चाहे पहला हो, पहले स्टेट का हो, द्वितीय स्टेट का हो या तृतीय स्टेट का हो, सब समान है, ठीक है। इसने संपत्ति के अधिकार को मजबूत किया, संपत्ति के अधिकार को इसने मजबूत किया, वो आएगा यहां पर। यह है, इसने सामंती व्यवस्था खत्म कर दी। सामंती व्यवस्था मतलब राजा होता था तो राजा पूरे राज्य में उस व्यवस्था को संभाल नहीं पाता है तो अपने छोटे छोटे सामंत लगा देता है क्षेत्रों के हिसाब से। वो सामंत ही वहां टैक्स वसूलेंगे और फिर वो राजा के पास पहुंचाएंगे। तो राजा उन पर निगरानी इतनी नहीं कर पाता, तो उसके कारण जनता का बहुत ज्यादा शोषण होता है, आम लोगों का, गरीब लोगों का शोषण होता है। तो सामंतों को उसने खत्म कर दिया, ठीक है। दूसरी, इसने दास्ता और जागीर को खत्म किया, यानी कि तुम जो बंधुआ मजदूर पकड़ लाते हो, जागीरदार हो, तो तुम उनको बिना पैसे दिए, बिना उनकी मजदूरी दिए, उन पर जिंदगी भर काम कराते रहते हो। कहने का मतलब
पहले लोग बिकते थे, मार्केट लगती थी, इवन आज भी गुप्त तरीके से होता है। तो वहां पर मजदूरों को सेल किया जाता था, जिसको जो पसंद आया वो दुकानदार को या जिसके पास मजदूर होते थे उसको वो पैसा पे करता था और उसको अपने घर ले आता था। फिर वो आजीवन उसका गुलाम है, मजदूर है, वो उसके यहाँ काम करेगा बिना किसी पैसा लिए। तो इसने जागीर और दास्ता को ही खत्म कर दिया। तो जब ऐसे नियम सुनने को मिले, भैया ये तो हीरो है, ठीक है, सच्चे मायनों में राजा है, तो इसका विरोध नहीं हुआ। इसने संपत्ति के अधिकार को पुख्ता किया कि हर एक व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार है। पिता की मृत्यु के बाद उस संपत्ति पर उस पिता के जितने भी बेटे हैं उन सबका बराबर अधिकार है। तो संपत्ति अधिकतर कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के पास ज्यादा थी। तो इस प्रकार से इसने संपत्ति के अधिकार को पुख्ता किया। उसमें जो भी प्रावधान थे उन सबको इसने स्ट्रॉन्ग कर दिया कि सब लोगों के पास जमीन रहे, सब लोगों के पास संपत्ति रहे। एक ही यानी कि पर्सनल कुछ ही लोगों के पास, मुट्ठी भर लोगों के पास अधिकतर संपत्ति ना जाए। आज हमारे देश में भी कहीं कहीं ये देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि देखो एक बात और मैं बता दूं, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के जो लोग थे वो फ्रांस में केवल और केवल 5% थे भाई, ठीक है। और जबकि तृतीय स्टेट के लोग 95 से लेकर के 98 तक थे, ठीक है। अब इतने लोगों के पास में फ्रांस की अधिकतर संपत्ति, अधिकतर पैसा, बहुत ज्यादा पैसा, और जिनके पास में पैसा है वो टैक्स पे कर ही नहीं रहे, और जिनके पास में कुछ नहीं है उन पर टैक्स लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। तो इन्हीं कारणों से फ्रांस की जनता राजा से दुखी हुई और फ्रांसीसी क्रांति होती है। अब इधर यहां हमारा नेपोलियन आ जाता है। तो नेपोलियन अपने कुछ अच्छे अच्छे नियम दिखाता है, ठीक है। इसने यातायात और संचार को मजबूत किया। इसको पता था भैया कि व्यापार करने के लिए यातायात का मजबूत होना जरूरी है। अगर भविष्य में कभी युद्ध भी होता है तो हथियारों की सप्लाई करने के लिए, चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यातायात स्ट्रांग होगा, तभी ना जल्दी जा पाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि चाइना ने लद्दाख तक बुलेट ट्रेन को बिछा दिया। अगर भविष्य में कभी अग्रिम युद्ध भी होता है तो चाइना बहुत जल्दी हथियारों को वहां सप्लाई कर सकता है, ला सकता है, जबकि हम वहां भी सड़क ही बना रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें जानता था नेपोलियन पहले से ही। राजा ऐसे ही नहीं बनते हैं कोई भी, उनमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है, राज करने की क्षमता होती है, तभी वो राजा कहलाते हैं, ठीक। अच्छा, इसने एक और काम किया कि एक समान कानून लगाया, मानक मापन पद्धति बनाई। यानी कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कुलीन वर्ग का हो, राज परिवार का हो, या कोई मजदूर किसान हो, या गरीब वर्ग का हो, व्यापारी हो, सबके लिए कानून बराबर होगा, सबके लिए मानक पद्धति बराबर होगी। जिसको जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। अब ये गिफ्ट ले लेते थे पहले, ठीक है, कि मजदूरों से, किसानों से, छोटे किसानों से, सामंत हैं, पौप हैं, पुजारी हैं, जो वहां के पादरी वर्ग जो है, राज परिवार के जो लोग हैं, वो उनसे जबरन गिफ्ट लिया करते थे, भैया उपहार दो, टैक्स ले रहे हो उसके बावजूद भी। तो ये सारी चीजें नेपोलियन ने फ्रांस में अप्लाई की। इसी को ही सिविल कोड या नेपोलियन कोड कहा जाता है। इसके सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये अगर अच्छा था तो हटा क्यों, ये भी तो बात है। तो सिक्के का दोस्तों दूसरा पहलू भी है। नेपोलियन ने कुछ बुरे काम भी किए थे। नेपोलियन ने कोई भी अधिकार महिलाओं को नहीं दिया। नेपोलियन ने जबरन भर्ती करना स्टार्ट कर दिया। आर्मी में वो जबरन भर्ती करता था भाई, ठीक है, किसी की मर्जी है तो, और नहीं है तो भी। उसने आपके मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, न्यूज़पेपरों वालों पर, प्रेस वालों पर प्रतिबंध लगाया कि कोई भी खबर अगर तुम छापते हो, कोई भी न्यूज अगर तुम्हें चलानी है तो वो पहले राजा की आंखों से होकर गुजरेगी, यानी कि नेपोलियन की आंखों से होकर गुजरेगी। यदि वो कोई भी लाइन या कोई भी खबर ऐसी पाई जाती है जो सत्ता के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, उसको कट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि नेपोलियन कुछ ज्यादा समझदार था। वो केवल जनता को यह दिखाना चाहता था कि भैया देखो मैं बहुत अच्छा हूं। केवल उसके अच्छे अच्छे कामों को जनता तक
पहुंचे, जनता को सुनाई दें, जनता को दिखाई दें, ऐसा चाहता था। जबकि भैया देश का चौथा पिलर मीडिया है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये 3 पिलर है, चौथा पिलर मीडिया होती है। इसने मीडिया को प्रतिबंधित किया और भी कुछ ऐसे गलत काम किए। इसने स्विट्जरलैंड है, पोलैंड है, आपका पर्शिया है और ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया सॉरी जर्मनी है, ऑस्ट्रिया नहीं जर्मनी है, इनके कुछ कुछ भागों को इसने घेर के रखा। और भी ठीक है, जो छोटी छोटी टेरिटरी है, कंट्रियां हैं यूरोप की, उनको इसने कवर करना स्टार्ट कर दिया। अपनी नीतियों से विस्तारवाद इसने फैलाया। तो बाकी और जो देश हैं, ब्रिटेन हुआ, पर्शिया हुआ, ऑस्ट्रिया हुआ, रूस हुआ, इनको अब इससे मान लो असुरक्षा महसूस हुई, इससे थोड़ा सा डर लगने लगा कि भैया ये हो सकता है ये हम पर भी अटैक कर दे या हमारे राज्य को भी कवर कर ले, खेल ले। तो आगे चल करके 1815 में वाटरलू की लड़ाई भी होगी और वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हारेगा भी प्रेम से, यानी कि 4 देश उसमें संगठन बनाएंगे, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और आपका प्रूशिया और रूस। ठीक है, ये चारों देश मिलकर के नेपोलियन के खिलाफ युद्ध करेंगे और नेपोलियन 1815 की लड़ाई वाटरलू में हार जाएगा और 1816 में इसकी मृत्यु हो जाती है ना। कहीं कहीं माना जाता है कि कोई बीमारी हो गई थी इसको, उसके कारण ये मर गया। इसको वहां से फ्रांस से निर्वासित कर दिया जाता है, कहने का मतलब है। इतना नोट कीजिए, बाकी मैं बताता हूँ आगे क्या है।